दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस की पुस्तक समीक्षा की इस कड़ी में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे आपका बंटी की। पिछली बार हमने आपके साथ रेत समाधि की कहानी साझा की थी। आज हम बंटी की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, आपका यूपीएससी का सिलेबस आपकी चेतना का परिष्कार करेगा, पर साहित्य आपकी संवेदना को शुष्क नहीं होने देगा। साहित्य आपके हृदय को व्यापक बनाएगा, जो आपके एथिक्स और निबंध के पेपर में काम आएगा। ये कहानी है अजय की, ये कहानी है शकुन की, ये कहानी है डॉक्टर जोशी की, ये कहानी है मीरा की, ये कहानी है मैं की, ये कहानी है तुम की, इस मैं और तुम से पैदा होने वाले अहम की, इस अहम से जुड़ने वाले वहम की। ये कहानी है आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं की। ये कहानी है इन महत्वाकांक्षाओं के बीच पिसते हुए बचपन की। ये कहानी है बंटी की। कहानी की शुरुआत होती है जब बंटी की मम्मी, जो प्रिंसिपल हैं, वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है। और जब वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होती हैं तो बंटी उनको देखते रहता है। बंटी को समझाती है कि बेटे, धूप में मत निकलना, बाहर मत जाना, फूफी जो खाना बनाए उसको खा लेना। बंटी दो टक मम्मी को देखते रहता है। पहले जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो कभी कभी मम्मी की साथ साथ छुट्टियां हुआ करती थी, पर अभी साथ में छुट्टियां नहीं हुई। बंटी मम्मी के चले जाने के बाद फूफी के साथ रहता है। फूफी डोमेस्टिक हेल्प हैं। फूफी जो कि घर में खाना बनाती हैं, बंटी का देखभाल करती हैं, और बंटी उन्हीं के साथ खेलता रहता है। कुछ दिनों बाद वकील चाचा आते हैं, और वकील चाचा जब भी आते थे मम्मी हमेशा उदास सी हो जाती थी। बंटी हमेशा ये सोचा करता था कि आखिर ये वकील चाचा आने के बाद मम्मी उदास क्यों हो जाती है। इस बार मम्मी फिर से उदास हो गई। वो सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी बात होती है। और जब उनके चाचा और मम्मी के बीच वार्तालाप चल रही थी तो बंटी उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। घूमने से पता चलता है कि उसकी मम्मी और पापा का तलाक होने वाला। वो जब खेलने जाता है तो टीटू से पूछता है, टीटू जो बंटी का दोस्त है, कि ये तलाक क्या होता है। टीटू भी बंटी की उम्र का है। बंटी एक 9 साल का बच्चा है, टीटू भी उसी का हम उम्र है। पर टीटू कहता है कि तलाक मम्मी पापा की कट्टी होती है। बंटी स्वाभाविक सा प्रश्न पूछता है कि क्या मम्मी पापा की कट्टी मीठी में नहीं बदल सकती? क्या बड़े लोग भी लड़ाई करते हैं? पर हम लोग तो लड़ते हैं तो मान जाते हैं, क्या बड़े लोग इस तरह से लड़ते हैं कि कभी माने ना? बंटी के मन में ये स्वाभाविक सा प्रश्न चलते रहता है कि आखिर ये तलाक होता क्या है। और उसके मन में अब एक जिज्ञासा आती है, एक डिटर्मिनेशन आता है कि मैं इस कट्टी को मिट्टी में बदलूंगा और मम्मी पापा साथ में रहेंगे। कुछ दिनों बाद बंटी के पापा कलकत्ते से आते हैं। उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाते हैं। बंटी उन खिलौनों के साथ खेलता है। वो पापा से आग्रह करता है, कहना चाहता है कि वो साथ में रहें, पर वो कर नहीं पाता है, वो कह नहीं पाता है। पापा उसको घुमाने ले जाते हैं, चाट खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, रंग बिरंगे खिलौने लाते हैं। बंटी इसी में खुश है। वो पापा को अपने गार्डन की बहुत सारे पौधे दिखाता है, कहता है कि ये गार्डन मैंने बनाया है। पापा खुश होते हैं। फिर वो बात आती है, वो घड़ी आती है जब पापा और मम्मी एक साथ बैठते हैं। पापा मम्मी से कहते हैं कि कल तुम लेट तो नहीं हो जाओगी, कल 10 बजे दूसरा और तीसरा ही नंबर है, चले आना। उसके बाद मम्मी और उदास हो जाती है। पापा बंटी से पूछते हैं कि बेटा, तुम कलकत्ते चलोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंटी कहा कि मैं मम्मी के बिना कभी रहा नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी चलेगी तो मैं जरूर आऊंगा। मम्मी पूछती है कि बेटा, तुम्हारी क्या बात हुई पापा से? बंटी बता देता है कि पापा मुझे कलकत्ता ले जाने की बात कर रहे थे, पर मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं मम्मी के बिना नहीं रहा हूं और मम्मी के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा।
मम्मी भाव विभोर हो जाती है और बंटी को पकड़ के रोने लगती है कि बंटी तो उसके जीने का सहारा है। हालांकि जब वकील चाचा आए थे तो वो उसको समझाते हैं, उसकी मम्मी को जिसका नाम शकुन है, कि शकुन तुम बंटी की चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम बंटी पर डिपेंडेंट होते जा रही हो, बंटी को लादते जा रही हो, अपने आप को बंटी पर लादते जा रही हो। शकुन, मैं बार बार ये कहूंगा कि तुम अपने बारे में भी सोचो, क्योंकि अजय ने तो अपनी जिंदगी सेट कर ली, वो मीरा के साथ खुश है। तुम भी सोचो, डॉक्टर जोशी अच्छे आदमी है। अभी डॉक्टर जोशी कौन है? डॉक्टर जोशी शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं जो बंटी का इलाज करने आए थे, और उनकी पत्नी कुछ साल पहले मर जाती है। डॉक्टर जोशी भी अकेले हैं, शकुन भी अकेली है। शकुन के दिमाग में रह रहकर यही आता है कि मुझे वकील चाचा की बात सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए, और वो खोई रहती है। पहले जो शकुन बंटी पर ध्यान देती थी, अब वो बंटी पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, तो वो सोचने लगती है। कुछ दिनों बाद शकुन तय करती है कि चलो मैं भी अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देती हूँ, और वो सजने लगती है, संवरने लगती है। बंटी देखता है कि मम्मी जब ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है तो एक अलग ही मम्मी हो जाती है, वो प्रिंसिपल वाली मम्मी नहीं रहती है, वो खूब सुंदर हो जाती है। आखिर इन लाल पीली शीशियों में कौन सा जादू है जो मम्मी को अलग बना देता है? बंटी ये सब सोचते रहता है, और इधर भी साथ साथ वो फूफी के साथ कहानियां सुनता है, खेलता है, फूफी पर चिल्लाता है, जिद करता है, मम्मी के साथ भी जिद करता है। लेकिन बंटी के मन में यह है कि मम्मी को उदास नहीं रहने देना है। बंटी अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। जब भी मम्मी परेशान होती है या बंटी जब कोई जिद करता है, तो मम्मी उससे हमेशा एक बात कहती है कि बेटा तुम अब तो समझदार हो गए हो, ऐसा जिद मत किया करो। बंटी को बार बार समझदार कह के बंटी को समय से पहले बड़ा बना दिया जाता है, और बंटी अपने आप को बड़ा समझने लगता है। इधर शकुन डॉक्टर जोशी से मिलती है, फिर धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ता है, और शकुन तय करती है कि वो अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत करेगी। आगे चल करके शकुन और डॉक्टर जोशी एक सादे से समारोह में शादी कर लेते हैं। वह विवाह पूरे शहर का, एक छोटे से शहर का बहुत बड़ा किस्सा बन जाता है। वो बंटी से कहती है कि बेटा अब चलो वहीं पे रहना है, डॉक्टर जोशी के यहाँ। वो अपना घर है बेटा, वो अपना घर है। बंटी चिल्लाता है कि नहीं, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना घर तो ये है जो सरकारी क्वार्टर मम्मी को मिला हुआ था, जिसमें उसने बाग लगाए थे, जिसमें उसने पौधे लगाए थे, जिसमें उसने आम लगाए थे। बंटी कहता है कि नहीं, ये मेरा अपना घर है। शकुन कहती है कि नहीं बेटा, वो भी अपना ही घर है, वहां चलो, सब अपने लोग हैं। डॉक्टर जोशी के दो बच्चे हैं, जोत जो लड़की है जो बंटी के बराबर है, और अमी जो बंटी से छोटा है, जो लड़का है, अमी। बंटी की लाख मना करने के बाद या सोचने के बाद शकुन बंटी को लेकर के डॉक्टर जोशी के यहाँ चली जाती है। डॉक्टर जोशी का बड़ा सा घर है, जैसे कोठी है, और वहाँ पे गार्डन भी है। पर बंटी को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसे लगता है कि वो किसी दूसरे के घर आया है। वो बार बार सहजा सहजा सा रहता है, सुलझा नहीं रह पाता है, सहमा सा रहता है। वो कहता है कि मम्मी अपने घर चलो, पर मम्मी बार बार ये कहती है कि नहीं, ये भी अपना ही घर है। यहां पर शकुन को डॉक्टर जोशी मिल गए, डॉक्टर जोशी को शकुन मिल गई, अमी और जोत को एक नई मम्मी मिल गई, पर बंटी को वो पापा वाली फीलिंग नहीं आती है। शकुन बार बार कहती है कि बेटा तुम डॉक्टर जोशी को पापा क्यों नहीं कहते हो? वो कहता है मेरे पापा तो कलकत्ते में है, मैं उनको पापा कैसे कहूं? डॉक्टर जोशी कोशिश करते हैं कि बंटी उनके साथ खेले मिले जुले, पर नहीं हो पाता है। उधर
वो जोत के साथ घुल मिल जाता है, पर अमी अपने खिलौने नहीं देता है, अपने मेज पर नहीं बैठने देता है, और चीज़ें, झगड़े जो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं वो होती रहती हैं। बंटी जिद करता है कि अपने घर चलो। डॉक्टर जोशी को लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शकुन को भी लगता है कि कुछ दिन में बंटी का मन लगने लगेगा, लेकिन बंटी का मन नहीं लगता है। बार बार बंटी शकुन पे अपना अधिकार जमाना चाह रहा है, जो कि देख रहा है वो कि डॉक्टर जोशी का अधिकार उसकी मम्मी पर ज्यादा होते जा रहा है, और ये बात बंटी को अच्छी नहीं लगती है। एक बार तो डॉक्टर जोशी कहते हैं कि ही हस्बैंड्स यू सो मच, ही हस्बैंड्स यू सो मच। हस्बैंड का क्रियात्मक रूप में वर्णन किया है, मतलब वो तुम्हें बहुत कंट्रोल करता है या फिर तुम्हारे ऊपर हावी रहने की कोशिश करता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर जोशी और शकुन अच्छे से रहते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अमी और जोत को एक नई मम्मी मिल जाती है, डॉक्टर जोशी को एक नई घरवाली मिल जाती है, शकुन को एक नया कंधा मिल जाता है। शकुन एक बार कहती है कि स्त्री कितना भी आगे बढ़ क्यों ना जाए, पर इस संसार में उसे पुरुष की कितनी ज़रूरत है उसे आज समझ में आ रही है। शकुन और अजय की जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में हमेशा वो याद करती है कि वो शकुन पर चिल्लाता है और शकुन उस पर चिल्लाती है। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, और दोनों नई नई तरकीबें सोचते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का नया नया दाव खेलते हैं। प्रेम भी एक दाव के रूप में आ जाता है। पर यहाँ पर डॉक्टर जोशी के साथ सब कुछ सुलझा सुलझा कैसे है? शायद ये पहले रिश्ते की असफलता है जो दूसरे रिश्ते को सफल बनाने की कोशिश करती है। बंटी इस घर में रहने तो लगता है, पर वो हमेशा चुप सा रहता है, वो सहम सा रहता है। एक दिन शकुन के क्वार्टर से माली आता है, तो शकुन कहती है कि वहां के जो पौधे हैं वो यहां पर लगा दो। बंटी चिल्ला उठता है कि नहीं, वहां के पौधे यहां नहीं आएंगे। माली कहता है कि मेम साहब, वो पौधे अगर इस जगह पे आएंगे तो वो सूख जाएंगे, क्योंकि वो उसी मिट्टी में रचे बसे हुए हैं। आप क्या जाने कि पौधे जिस मिट्टी के होते हैं उसी में रहना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये सोचने लगती है शकुन। माली ये कहता है कि बंटी बाबा बहुत जानते हैं बागवानी के बारे में। शकुन सोचने लगती है कि क्या वो यहाँ आकर सही किया या ना किया। फिर उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी, उसकी व्यक्तिकता ये बताती है कि क्या मुझे अपने बारे में सोचने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सकती? वो अपने लिए तो खुश है, लेकिन बंटी के लिए दुखी है। बंटी अपने भी दुखी है और उसकी माँ भी दुखी है, और बंटी का ये दुख, ये जिद, ये गुस्सा बढ़ते जाता है, जिससे डॉक्टर जोशी का पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। बंटी हर बार सोचता है कि अपने पापा को खत लिखेगा कि पापा उसे आए और ले जाएं। वो कई बार चिट्ठियां लिखता है अधूरा, और वो चिट्ठियां अपने अलमारी में छुपा लेता है। उसके जिद, उसकी गुस्से को देखते हुए एक दिन डॉक्टर जोशी कहते हैं कि बेटा चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। तो डॉक्टर जोशी के दोनों बच्चे अम्मी और जोत कहने लगते हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। डॉक्टर जोशी कहते हैं कि नहीं, केवल बंटी और हम जाएंगे। डॉक्टर जोशी शाम का 6 बजे का समय देते हैं, और वो आ नहीं पाते हैं। बंटी खूब तैयार था, उसके मन में डॉक्टर जोशी के लिए कोमल भावनाएं भी आने लगी थी कि डॉक्टर जोशी तो कितने अच्छे हैं, उनके पास कार है और वो मुझे घुमाने ले चलेंगे। लेकिन डॉक्टर जोशी के जब 6 बजे नहीं आने पर बंटी का गुस्सा चरम पर चल जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि ये अपना घर नहीं है, डॉक्टर जोशी अपने नहीं है। वो चिल्लाता है, तोड़ता है, फोड़ता है। डॉक्टर जोशी किसी कारण से नहीं आ सकते हैं। शकुन समझाती है, लेकिन बंटी एकदम निरीह सा और अत्यधिक क्रोध में भरा रहता है। वो बाल सुलभ क्रोध है।
जो उसके मन का ना होने पर हो जाता है। क्योंकि बंटी को समय से पहले समझदार किया गया है और बंटी हर चीज समझने लगा है, लेकिन उसके मन की जो आकांक्षाएं हैं जो बच्चे की होती हैं उसको समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर बंटी खत लिख देता है। कुछ दिनों बाद उसके पापा कलकत्ते से आते हैं, बंटी से बातें करते हैं और बंटी को ले जाने लगते हैं। बंटी चाहता है कि मम्मी उसे रोक ले। बंटी मम्मी को दुख देने के लिए कलकत्ता जाना चाह रहा है कि मम्मी तुमने मेरा ध्यान नहीं दिया, मैं कलकत्ता जाऊंगा, पापा के पास खुशी से रहूंगा। लेकिन बंटी कहीं ना कहीं मन में चाहता है कि मम्मी उसे रोक ले। मम्मी रोती है पर मम्मी उसे रोक नहीं पाती है। कई बार तो वो सोचती है कि मैं रोक लूं, लेकिन रोक नहीं पाती। बंटी भी चाहता है कि रोक ले, मम्मी उसे एक बार आकर गले लगा ले और एक बार रो दे। एक बार बंटी भी रो ले, एक बार मम्मी भी रो ले और दोनों के बीच जो जमी हुई बर्फ वो पिघल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बंटी कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता जाने के बाद बंटी को मीरा से साक्षात्कार होता है। मीरा जो कि अजय की दूसरी बीवी है। मीरा के गोद में एक बच्चा है जिसका नाम चीनू है। बंटी यहां पर भी सहमा सा रहता है। उसको वो मीरा को वो वे कहता है। वे उसकी नजर में वे हैं। मीरा भी उसकी अपनी नहीं है, डॉक्टर जोशी भी उसके अपने नहीं। उसके अपने तो हैं उसके मम्मी और पापा, जो किसी दूसरे को अपना बना बैठे हैं। मीरा कोशिश करती है कि बंटी रचा बसा रहे, खुश रहे, चीनू के साथ खेले, पर बंटी यहां भी चुपचाप सा रहता है। अजय ने ठान लिया है कि अब बंटी हमारे साथ नहीं रहेगा। वो कलकत्ता लाया ही इसलिए है कि बंटी हॉस्टल में जाए और वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहे, ताकि उसका विकास उस तरह से हो पाए। यहाँ भी बंटी की उम्मीदों पर तुषारापात होता है। उसे लगा था कि पापा अपने साथ रहेंगे, पर पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, शाम को भी आते हैं तो फाइलों में लगे रहते हैं। सुबह अखबार, शाम को फाइलें, दिन भर ऑफिस। फिर बंटी के पास समय ही कहाँ बचता है। बंटी चुपचाप सा हॉस्टल की तरफ जाने लगता है। उसके सामने मीरा मम्मी बनती है, डॉक्टर जोशी पापा बनते हैं और पापा डॉक्टर जोशी बनते हैं। सारे इमेजेस, सारे चित्र गड्ढमंड होने लगते हैं। बंटी सहमा सा, डरा सा और मरा मरा सा हॉस्टल की तरफ चल जाता है। और ये उपन्यास यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक है जो 1970 में मन्नू भंडारी जी ने लिखी थी। बाल मनोविज्ञान पर यह पुस्तक इतनी चर्चित और इतनी लोकप्रिय पुस्तक है कि जो भी लोग हैं, जो भी आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि ये बताती है कि आखिर बच्चे चाहते क्या हैं। आखिर हम अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में कहीं अपने बच्चों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। स्त्री विमर्श ये कहेगा कि क्या शकुन को अधिकार नहीं था अपने बारे में सोचने का? क्या वो अपने बारे में नहीं सोच सकती थी? अजय ने तो अपनी जिंदगी बसा ली थी, पर क्या अजय और शकुन दोनों बंटी के बारे में नहीं सोच सकते थे? अब अजय कहां तक सही है, शकुन कहां तक सही है, डॉक्टर जोशी कहां तक सही है, मीरा कहां तक सही है, ये सब निर्णय आपके हाथ में है। कहानी मैंने आप तक पहुंचा दी और मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे और अपने आसपास जो रिश्ते हैं उन्हें सहेज कर, संभाल कर रखेंगे, क्योंकि रिश्ते कभी भी अपनी नैसर्गिक मौत नहीं मरते हैं। रिश्ते मरते हैं दोषारोपण से, व्यंग से, ह्यूमिलिएशन से। रिश्ते मरते हैं नज़रअंदाजी से। रिश्ते कभी अपने आप नहीं मरा करते हैं, उन्हें हम मारते हैं, उनका गला घोंटते हैं और हम कहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, रिश्तों को सहेजे रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। अगली कड़ी में
फिर एक नई पुस्तक के साथ हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए यूनी एग्जाम IAS के साथ।